अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अहद साज शख्सियत, बहुत बड़े शायर जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में हमारी पहचान बने। उन्होंने शेर व सुखन के साथ साथ जो अपने अफकार बोले, जो कुछ उन्होंने शेर के अलावा नसर की शक्ल में कहा, वो भी तारीख़ का हिस्सा है। उन्होंने मज़ाहमत की शायरी भी की, उन्होंने तरक्की पसंद शायरी भी की, उन्होंने रोमानियत की शायरी भी की। तो हम कह सकते हैं कि वो ना सिर्फ नौजवानों के बल्कि हर नस्ल के शायर थे, और वो शायरी आज भी तारीख़ के अफराद पे महफूज है और हमेशा के लिए महफूज रहेगी। उसी शायर के हवाले से मुख्तलिफ़ शुरा के पास चलते हैं कि वो अहमद फराज के हवाले से क्या कहते हैं। आइए नाजरीन, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। अहमद फराज एक बड़ा नाम है शायरी के हवाले से। जी बेशक। उनकी शख्सियत पे बात करना हो तो एक शायर के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि उनकी शख्सियत पे बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। आप अहमद फराज के हवाले से क्या कहेंगे? फराज साहब से बतौर शायर तो ज़ाहिर है वो मैं उनका मद्दाह ही था। वो मेरे बहुत अच्छे सीनियर दोस्त थे। हमारी आपस में इतनी यादें हैं, इतने तवील हमने सफ़र किए हैं, बैरून मुमालिक हम इकट्ठे गए हैं। फिर फराज साहब मुझे एकेडमी ऑफ लेटर्स शुरू में लेके आए तो उस वक्त सिर्फ हम 5-6 लोग थे, 6 लोग थे हम एकेडमी ऑफ लेटर्स, जब एकेडमी ऑफ लेटर्स बनी तो उनसे ज़ाहिर मेरी बहुत ही दोस्ती थी। तो मैंने उनके बारे में एक तवील मज़मून भी लिखा जो मेरी किताब में शामिल है। तो फराज साहब ना सिर्फ बहुत अच्छे शायर थे, पूरी दुनिया उनके शायरी की मद्दाह है, लेकिन मैं चूँकि उनका ज़ाती दोस्त था इसलिए मैं उनके साथ बहुत ही करीबी हमारी दोस्ती थी। फराज साहब, मैडम नूर जहाँ, हम तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, आपस में बहुत ही ज़्यादा हमारी दोस्ती थी। कि वो जो मजमून आपने लिखा वो क्या था? वो फराज साहब के साथ यादें थी मेरी। वो बहुत तवील मजमून है। किसी वक्त वो मेरी किताब मेरे मेहरबान मेरे चारागर में शामिल है, उसमें तमाम दोस्तों के मज़ामीन हैं, लेकिन फराज साहब पे बहुत तवील मजमून है मेरा। तो चूँकि फराज साहब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी इसलिए उनके बारे में याददाश्तें मैंने इकट्ठी लिखी हैं। तो उनकी रूमानी शायरी बहुत अच्छी है या इनकलाबी? दोनों। वो इत्तेफाक से एक ऐसे शायर थे जो जिनकी रोमानी शायरी और जो इनकलाबी शायरी है वो दोनों बराबर बराबर चलती मेरे नज़दीक वो दोनों। लेकिन बुनियादी तौर पे वो रोमांटिसिज्म पे ताल्लुक़ रखते थे और उनकी रोमानी शायरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती थी। मैडम नायला रूबी मेरे साथ हैं। ना सिर्फ इन्होंने फराज को पढ़ा, उनकी कुर्बत को भी देखा, उनके साथ बैठने का इत्तफाक हुआ, मुशायरे किए। मैम, अहमद फराज की जो शायरी है या शख्सियत है वो बहुत बड़ी है, आप उन्हें कैसे खराज तहसीन पेश करें? जी, उनको एक शख्सियत कहना मेरा ख़्याल है कि ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है। वो तो पूरा एक इदारा है जहाँ से इंसान को तहज़ीब, उस अतवार, किरदार, हर चीज़ के बारे में आप उनसे सीख सकते हैं। अहमद फराज को देखते हैं तो वो उनकी शायरी की मुख्तलिफ सिमतें हैं। आपको उनकी कौन सी शायरी की किस रुझान से लगा होता है? और वो एक इंसान के अंदर मोहब्बत के जज्बात पैदा करते हैं ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये जो सदी जा रही है इसमें मोहब्बत की ही कमी है, और मोहब्बत की कमी की वजह से तमाम मसाइल मैं समझती हूँ कि ये पैदा हो रहे हैं। इवन के हर चीज़, दोस्त हों आप, किसी भी रिश्ते में मुंसलिक हों, तो उसमें जब मोहब्बत की कमी आ जाती है तो वो फिर पूरा जो माशरा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उन्होंने जो मोहब्बत पे ज़ोर दिया है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायर जो है वो भी तो एक किस्म का रहनुमा होता है, एक लीडर होता है, आपकी सोच को डेवलप करता है। अहमद फराज ने अपने अहद के साथ इंसाफ किया। जी बिल्कुल, इंसाफ से ज़्यादा किया, और उन्होंने नौजवान नस्ल को एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस रास्ते पे चल के हम अपनी अगली नस्लों को भी
एक मोहब्बत का पैगाम दे सकते हैं। मैं अगर समझती हूँ अहमद फराज का जब नाम लें तो बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें जो है ना सामने आ गई। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि रोशन ख्याली की अगर बात करें, तरक्की पसंदी की बात करें, तो फराज जो है वो नंबर, मैं तो दूसरे नंबर पे कहती हूँ, लोग बहरहाल उसको जो भी नंबर दें, लेकिन फैज़ के बाद मैं समझती हूँ कि फराज का नंबर आता है। फराज ने अपने अगर शायरी में देखें, वो अलग बात है कि हमने क्या किया उनके साथ, मुझे वो दुख होता है क्योंकि हमने तरक्की पसंद के जो वो दौर था जिसमें लोग अपने दिल की बात कर सकते थे, फराज ने जिस तरह अपनी बात की, उनको हमने कोई ज़्यादा बेहतर मौके नहीं दिए, उनको हमने इस मुल्क में एक ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी नहीं दी, जिसकी वजह से आपको पता है कि मुख्तलिफ़ औक़ात में उन्हें बाहर ही रहना पड़ा। और लेकिन दूसरी तरफ ये है कि उनकी शायरी उसमें ज़्यादा निखर गई। एक मुश्किल में जो है आपको पता है अल्फाज भी ज़्यादा आते हैं, बेहतर तौर पे बात भी कर सकते हैं। तो फराज के साथ कुछ थोड़े से ज़ाती ताल्लुकात भी रहे, ज़ाती ताल्लुकात इस नौइयत के कि ज़ाहिर है कि जब वो ख़ासा उनका उठना बैठना था, जर्नलिस्टों के साथ आते रहते थे, प्रेस क्लब आना उनका बहुत होता था, और इस हवाले से बहुत सी उनसे कुछ ऐसी यादें भी हैं जो बहुत दिलचस्प भी हैं, और बड़ी ज़ाहिर है कि मोहब्बत करने वाली वो शख्सियत है। जो उनके बारे में जो तासुर बाज़ुकात होता है ना, मैं उससे बिल्कुल उनको मुख्तलिफ देखती हूँ। उनमें इंसान दोस्ती और इंसानी मोहब्बत, और ख़ास तौर पे जिस तरह हम अपने शोबे में बात करते हैं, जर्नलिज़म में बात करते हैं कि हमारा ताल्लुक़ एक पिसे हुए उस तबके के साथ ज़्यादा होता है जो अपनी बात नहीं कह सकते, तो फराज उनमें से एक थे कि जो उनकी एक बेहतर तौर पे नुमाइंदगी भी करते थे। और मैं समझती हूँ कि उनकी शायरी में वो हुस्न भी दिखाई देता था कि जो एक गरीब शख्स की आवाज़ जो है बनता रहा। आपने उनके देखे होंगे, जो अगर उनके नग़मे देखें, उनके शायरी देखें, तो एक आम शख्स की और बहुत सादा अल्फाज में उनकी शायरी रही कि आम शख्स भी जो है उसको समझ सकते थे। सर, हम देखते हैं कि अहमद फराज को हर शायर, अदीब, दानिश्वर, लिखारी खराज तहसीन तो पेश करता है, हर एक का अंदाज़ अलग है। आपने बहसीयत शायर इनको कैसे देखा? एक उनकी अपनी शख्सियत जो थी, उस हवाले से कुछ कहेंगे? मैं बचपन में इनको पढ़ता था, जब 9वीं 10वीं में पढ़ते थे हम, तो उस वक्त भी ये एक बहुत खूबसूरत हमें लगता था, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनसे मिलूं। बाद में जब अदब की तरफ हम आए, शायरी शुरू की, तो इनसे मुलाकातें भी रहीं। बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान, बहुत आला शायर थे। गज़ल के, मैं कहता हूँ पाकिस्तान बनने के बाद जो गज़ल का शायर है, सबसे बड़ा शायर, वो अहमद फराज है। अहमद फराज, ये एक रोमानवी जो जज्बा है या रोमानवी शायरी जो है, ये बड़ी घिसी पिटी इसके मौज़ूआत है। जब से उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ, इसी मौजू पर ज़्यादा लिखा गया, लेकिन फराज का इम्तियाज़ ये है कि उसने इस मौजू को नया कर दिया। इसके नए जो बदलते रवैये, जो मोहब्बत के बदलते हुए रवैये थे, उनको अपनी शायरी में समोया और नया कर दिया। और फिर उसका बैकग्राउंड जो था कि फ़ारसी और अरबी से जो उसका सारा बैकग्राउंड था फराज का, तो उन्होंने बहुत पुख्ताकार शायर थे। वो कोई ऐसे कच्चा शायर नहीं था। वो उर्दू गज़ल का एक मान है। उर्दू गज़ल मेरा ख्याल है उसके ज़िक्र के बगैर नामुकम्मल है। नाज़रीन, मेरे साथ हैं अख्तर उस्मान, जाने पहचाने शायर। अख्तर, अहमद फराज की बात कर रहे हैं, शख्सियत, बहसीयत शायर, बहुत बड़ा नाम। बहसीयत शायर तो ज़ाहिर है उनका नाम बहुत बड़ा है, और बहसीयत इंसान मैं समझता हूँ कि ऐसा शख्स कम गुजरा। हालांकि उनके बारे में ये मशहूर है कि वो बहुत प्राउड थे, और ये बिल्कुल गलत बात है। हमने कई बार इकट्ठा सफ़र किया और उन्हें इतना मेहरबान और शफीक पाया, और मैं ये समझता हूँ कि उर्दू गज़ल पर जितने असरात रोमानी शायरी के हवाले से अहमद फराज के हैं, वो फैज़ के सिवा किसी और के नहीं। और फराज ने रोमानवी शायरी को एक जदीद टच दिया और ऐसा लम्स अता किया जो किसी भी ज़माने में जज्बाती सतह पर ख़त्म नहीं होगा। और वो एक ऐसी मल्टी लेयरल पोइट्री है जिसके माना निकलते चले जाएंगे और हम उन्हें याद करते रहेंगे। उनके लिए ढेरों दुआएं, ढेरों मोहब्बतें, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाली नस्लें उनसे मिसरा बाफ़ी का फ़न सीखेंगी।
अहमद फराज की शख्सियत के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए बहुत हमारा तो बहुत देरीना ताल्लुक़ था उनके साथ, न्याज़मंदी भी थी और बड़ी दोस्ती भी थी। और फराज साहब बहुत निडर, रास्त को बेबाक और अपने दोस्तों का बहुत ख्याल करने वाले। उन्होंने सच ही कहा, सच ही लिखा, और सारी ज़िंदगी जो तन्हा से लेकर इश्क़ जुनून पेशा तक जितने भी शायरी है उसमें आपको सच की आवाज़ नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया। उनकी शायरी तो गज़ल के लहजे में समाजी तब्दीली की बहुत बड़ी मुहर्रिक थी, और मैं ये समझता हूँ कि हर शायर को अपने कलाम के अंदर एक समाजी तब्दीली का मुहर्रिक ज़रूर होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम एक अच्छे समाज को कल नहीं पा सकते। क्यों कि शायरी जो है वो सबसर्वेंट होती है सोसाइटी के, सोसाइटी से बाहर की कोई चीज़ नहीं होती। जिसके बारे में लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज सबसर्वेंट टू सोसाइटी। इसी तरह अहमद फराज की तमाम शायरी जो है आप उसमें से एक इनकलाब देख सकते हैं, एक समाजी तब्दीली देख सकते हैं, और रियासत और लोगों के दरमियान एक माँ के रिश्ते को देख सकते हैं। और जो अहमद फराज हैं वो समझते थे कि इस माँ को हमने छुड़वाना है इन बड़े बड़े जागीरदारों और सरमाएदारों से। डॉक्टर साहब, आपने PhD की अहमद फराज पे, सादा लफ्ज़ों में क्या कहेंगे अहमद फराज के हवाले से? मैं ये कहूँगा कि अहमद फराज को जिस तरह आम तौर पे समझा गया है, अगर उनकी टेक्निक्स देखी जाएं या फ़नी हवाले से देखा जाए तो वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। वो एक ऐसा मौजू था जिसकी तरफ तवज्जो देना नहायत ज़रूरी था, क्योंकि अब उसकी सौतियात, मानियात, सरफियात, नहवियात, इन चीज़ों पर खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई। अहमद फराज हर अहद में ज़िंदा रहने वाला शायर है, और वो फ़िक्र और के साथ साथ फ़नी एतबार से भी उनका बड़ा अहम मकाम है। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि जहाँ उनकी फ़िक्र पर गुफ्तगू आम तौर पर रही है और होती रहेगी, वहाँ उनके फ़न पर भी बात होनी चाहिए। यही मैंने काम किया। अहमद फराज बड़ा नाम, बड़ा शायर। बेशक, इसमें क्या शक है उनसे। और सच्ची बात है, मुझे तो जब से फराज साहब नहीं है लगता है कि कोई शायर पैदा ही नहीं हो रहा। हालांकि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जो उनकी रौनक थी, जो उनकी शख्सियत थी, वो हर महल चाहे वो किसी वो नाम भी हो तो उनका जिक्र तो रहता था हर जगह। तो मैं तो सोचती हूँ कि ऐसे लोग इतने कम क्यों पैदा होते हैं। समाजी हवाले से और पॉलिटिकल और मज़ामती शायरी के हवाले से की, लेकिन जो उनकी रोमांटिक पोइट्री है वो भी वो नहीं है जो आमियाना, ये वो भी इंसान में एक जज्बा पैदा करती है। नाज़रीन, ताहिर बलोच को ये एज़ाज़ हासिल है कि अहमद फराज पे इन्होंने बहुत कुछ लिखा, और ख़ास तौर पे उर्दू के साथ साथ सराइकी में भी लिखा, पंजाबी में भी लिखा। बलोच साहब, अहमद फराज के बारे में आपके तासुरात क्या हैं? मैं समझता हूँ जब मैंने होश संभाला और शेर की तरफ आया तो ये अहमद फराज साहब पहले शायर थे स्कूल के ज़माने में जिन्हें पढ़कर हम मुतासिर हुए और हम शेर की तरफ आए। तो मैं समझता हूँ कि नौजवान शोरा को जहाँ मुताले की ज़रूरत है वो अहमद फराज को हर सूरत पढ़ें, और उन्हें इनसे उनके शेर को तक़वियत मिलेगी। अहमद फराज की कोई चीज़ सुना है ना? सुना है रब्त है उसको ख़राब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। वाह ज़फ़र, अहमद फराज पे आपने कई प्रोग्राम किए, अहमद फराज के लाइफ में आप उनके साथ बहुत सफ़र किए, क्या कहेंगे अहमद फराज के बारे में? देखिए, फराज साहब जो है वो हमारे अहद के ऐसे शायर हैं जिन्हें उर्दू शायरी जब तक है उन्हें फरामोश नहीं कर सकती। फराज साहब अकेले शायर हैं जिन्होंने उर्दू शायरी को इतने अशार दिए हैं, इतने अच्छे शेर दिए हैं जो और किसी शायर के हिस्से में नहीं आए। और फराज साहब की शायरी हमेशा इतनी रेलेवेंट है, मैं समझता हूँ कि आज भी इतनी रेलेवेंट है किसी और शायर को। यानी जो हमारे हालात हैं, फराज साहब कहा करते थे कि ना हमारे हालात बदलते हैं और ना हमारे शेर पुराने होते हैं। तो फराज साहब की शायरी हमेशा रहने वाली शायरी है। मोहब्बत, मज़ाहमत, एहतिजाज, इनकार, मसालहत फराज साहब की ज़िंदगी में नहीं थी, उनकी शायरी में भी नहीं थी। मैं समझता हूँ कि फराज साहब की शेरों पे बात ख़त्म करूँगा कि चाक पैरानी गुल को सवाद जानती है,
مستی शौक़ कहाँ बंदे का आवाज़ जानती है। हम तो बदनाम मोहब्बत थे सो रुसवा ठहरे, नासिहों को भी मगर खल्क़ खुदा जानती है। और कौन ताकों पे रहा, कौन सरे राह गुजार, शहर के सारे चरागों को हवा जानती है। उनके फर्जंद हैं, तो अहमद फराज के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं, क्या कहेंगे लोगों को बताने के लिए? लोगों के लिए अगर हम कहें कि क्या कहना है, तो वो लोगों ही के शायर थे। लोगों के जज्बों को सच्चाई से जानते भी थे, उनका दर्द भी महसूस करते थे, सो उनके लिए लिखते थे। इसीलिए एक जगह उन्होंने कहा है कि इसीलिए तो जो लिखा तपा के जहाँ से लिखा। सो वो तपा के जहाँ से लोगों के दुख दर्द को बयान भी करते थे और महसूस भी करते थे। सो उनकी शायरी का ज़्यादा हिस्सा लोगों की मोहब्बत में और लोगों के दुख दर्द की तर्जुमानी करते हुए गुजरा। कोई शेर उनका जो आपको खुद बहुत पसंद हो? शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, और उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। जी नाजरीन, अब हम आए हैं चेयरमैन एकेडमी ऑफ लेटर डॉक्टर नजीबा के पास। डॉक्टर साहब, हम जब भी बात करें, जितनी भी बात करें अहमद फराज पे, उनकी शायरी के हवाले से, उनकी जो कुछ उन्होंने कॉलम लिखे, बुक्स लिखी, कैसा पाया आपने अहमद फराज को? अहमद फराज साहब हमारी शायरी की तारीख़ का एक नागुज़ीर हवाला है। उनके बग़ैर उर्दू शायरी की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी रोमानवी शायरी से और अपनी इनकलाबी शायरी से एक साहिब तर्ज शायर होने का सबूत दिया है, और उनकी शायरी उनका कलाम उस तरह का कलाम है जो लोगों के दिलों में बसता है। किताबों से बाहर उसकी एक हैसियत है, और वो हैसियत लोगों के दिलों में है। तो इस हवाले से अहमद फराज साहब हमारे बहुत अहम शायरों में से एक हैं। शायर की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादातर किताबों के गिर्द घूमती है, और दो इदारों के दरमियान उसका सफ़र जारी रहता है, जैसे एकेडमी ऑफ लेटर है, बुक फाउंडेशन है। मेरा ख्याल है फराज ने दोनों साइडें देखी। अदीब और शायर इकट्ठा होना या अलग अलग होना, ये सारी चीज़ें मुमताज़ करती हैं किसी शायर को कि उसमें सब कुछ हो, तो सब देखिए, सब खूबियाँ होना तो यकीनन एक बड़ी बात भी है, लेकिन अदीब और शायर होने की हैसियत अलग है, और एक मुंतज़िम होने की हैसियत अलग है, एक ज़ाती हैसियत अलग है। तीनों मुख्तलिफ जो हैसियत है उन पे आप किसी बात करें। मैं समझती हूँ कि हमें अदीब और शायर को अदब के हवाले से ही देखना चाहिए। उनकी ज़ाती ज़िंदगी एक वजूद की ज़िंदगी है, एक शख्सियत की ज़िंदगी है, वो शख्सियत के तक महदूद है। जो उनकी अदबी ज़िंदगी है, जिस हवाले से उनकी पहचान है, वही हमारे लिए ज़ेर बहस आनी चाहिए और उसी पर बात होनी चाहिए। हम उन्हें एक शायर और अदीब की हैसियत से जानते हैं, और इसी हैसियत से उनको याद रखना चाहते हैं। रूमानी शायर कहा जाता है अहमद फराज को, बहुत खूबसूरत लिखा उन्होंने। यकीनन ये एक दायरा बनता है नौजवानों का, लेकिन अहमद फराज की शायरी में इनकलाब भी है, वो किस तरह असर करता है? देखिए, पहली बात जो ये है कि नौजवान की उम्र बूढ़े से बूढ़े आदमी की ज़िंदगी में भी आती है, तो हम उस बूढ़े आदमी के लिए या उस सीनियर आदमी के लिए भी नौजवानी की शायरी को निकाल नहीं सकते, उसकी अहमियत को कम नहीं कर सकते। तो नौजवानी की शायरी आम तौर पर ये एक तरह से इल्ज़ाम की तरह उनको कहा जाता है कि जैसे नौजवानों के शायर थे। मैं समझती हूँ कि वो इंसानी जज्बात के शायर थे, और इंसान की ज़िंदगी में जज्बे की बहुत अहमियत है। ग़ालिबन इंसान किसी न किसी सतह पर अक़ल के बग़ैर भी रह सकता है, लेकिन जज्बे के बग़ैर नहीं रह सकता, इसलिए कि जज्बे से ही उसके अंदर इंसानियत पैदा होती है। तो उन्होंने इंसानी जज्बात को बहुत खूबसूरती से बयान किया है, और इसके लिए उम्र की कोई क़ैद नहीं है। उनके क़ारीन में हर उम्र के लोग शामिल हैं। जहाँ तक इनकलाबी शायरी का ताल्लुक़ है, तो एक दर्दमंद और हसास और मुहिब वतन शहरी के तौर पर उन्होंने अपने कौम पर आने वाली तमाम हर उफ्ताद को महसूस किया, और उस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इसी को उनकी इनकलाबी शायरी कहा जाता है। तो वो जब भी उन्होंने देखा कि उनकी कौम पर कोई ऐसा सानहा बीत गया है जिससे उनकी कौमी ज़िंदगी मस्ख़ हो रही है, उसका तशख़्ख़ुस मस्ख़ हो रहा है, उसकी शनाख्त पर
مثبت کی بجائے منفی اثرات پیدا ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اس پر رد عمل کا اظہار کیا، اور اسی لیے ان کو انقلابی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھائی، یہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ قوم کو ساتھ لے کے چلتا ہے، ملک کی تعمیر و ترقی کرتا ہے، قوم کو راہ دکھاتا ہے۔ شاعر جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی تو ایک رہنما ہوتا ہے نا، کہ وہ نسل کو، قوم کو آنے والے وقت سے آگاہ کرتا ہے۔ احمد فراز میں ایسا تھا؟ جی، یہ ایک مجھے یاد آ گئی ممتاز مفتی کی ایک بات۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب لیڈر اپنی قوم کے آگے چل کر اس کو راہ دکھاتا تھا، لیکن یہ جو جدید زمانہ ہے اس میں لیڈر کو اپنی قوم کے پیچھے چل کر اس کی راہ دکھانا پڑتی ہے۔ تو خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی، لیکن شاعر اور ادیب میں اگر کھلا لیڈر نہ بھی ہو تو اس کے کلام میں کہیں نہ کہیں سمت نمائی تو ضرور موجود ہوتی ہے۔ یہ اس کا بنیادی مقصد ہو یا نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں پڑھنے والا اس کلام سے کوئی سمت، کوئی ڈائریکشن، کوئی مقصد، کوئی میسج ضرور اخذ کرتا ہے، اور اسی کو اس کی رہنمائی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اندر سے آتی ہے، یہ باہر سے نہیں آتی، امپوز نہیں ہوتی، اس کا غلبہ نہیں ہوتا، تسلط نہیں ہوتا، یہ مجبور نہیں کرتی، لیکن یہ اندر سے انسان کو بدلتی ہے۔ تو اس حوالے سے تو یقیناً شاعر ایک رہنما بھی ہوتا ہے۔ آپ کی جو لائف ہے، آپ کا جو نام ہے، وہ ادب کے حوالے سے، شعراء کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، لیکن کچھ بتائیں گے کہ آپ کی پہلی ملاقات کب ہو رہی ہے احمد فراز سے؟ جی، ہم نے تو ایک قاری کی حیثیت سے انہیں پڑھا۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ میری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب میں 6ٹھی جماعت میں تھی اور ان کی کتاب تنہا تنہا کو تقریباً زبانی یاد کر لیا تھا۔ تو شخصی ملاقات شاید ہمارے زمانے میں ضروری نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے زمانے کی اور ہماری نسل شاید وہ آخری نسل تھی جس نے اپنے شاعروں اور ادیبوں کو اپنا ہیرو بنایا تھا اور ان سے ایک جذباتی تعلق قائم کیا تھا۔ اب ہمیں وہ چیز محسوس نہیں ہوتی۔ تو احمد فراز صاحب ان شعراء میں سے ہیں جن کو اپنی زندگی کے اولین دنوں میں نے پڑھا تھا، اور میں تو اسی کو اپنی ملاقات سمجھتی ہوں۔ شخصی طور پر ملاقات اگرچہ بہت سال بعد ہوئی، لیکن یہ ملاقات میرے لیے زیادہ معنی خیز ہے۔ اگر احمد فراز کی زندگی کو ہم دیکھیں، جو 1931 سے شروع ہوتی ہے، 2008 میں ختم ہوتی ہے، تو ہم اگر انہیں خراج تحسین پیش کریں تو وہ کیسے کریں گے؟ دیکھیے، یہ تو خراج تحسین پیش کرنے کا ہی ایک انداز ہے کہ ہم اور آپ اس وقت انہیں یاد کر رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں۔ یہی خراج تحسین پیش کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کے کلام کو زندہ رکھا جائے، اس پر بات ہوتی رہے، اس کے نئے پہلو دریافت ہوتے رہیں، اس کی نئی معنویت دریافت ہوتی رہے، کیونکہ ایک بڑی شاعری تہدار ہوتی ہے اور ہر زمانے میں اپنے زمانے کی ریلیونس کے ساتھ اپنے نئے معنی ہمارے سامنے آشکار کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم احمد فراز کو خراج تحسین اسی طرح ہی پیش کرنا ہے اور ان کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، تو پھر ان کے شعر بھی چند ہو جائیں، اگر کچھ آپ سنائیں۔ ہم کو اس شہر میں تعمیر کا سودا ہے جہاں لوگ معمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، احمد فراز ایک ایسا شاعر، لافانی شاعر، جسے تاریخ ہمیشہ زندہ رکھے گی، ان کے اشعار کی وجہ سے اور پھر ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ انہوں نے انقلاب کی شاعری بھی کی، انہوں نے رومان کی شاعری بھی کی، انہوں نے انسانیت کی بقا اور فلاح پہ بھی بہت کچھ لکھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کے فرمودات کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ان شاعری، جو ایسی شاعری جو قوموں کی تقدیر کو بدلتی ہے، جو غاصبوں کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، قلم اٹھاتی ہے، ہمیں احمد فراز جیسی شخصیت کو یاد رکھنا ہوگا، اور یقیناً وہ یاد رہیں گے، کیونکہ تاریخ ایسے کرداروں کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشمی کو دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔